अब मेरे अपनी फैमिली के साथ उस लड़के को देखने गई थी और वो बहुत ज्यादा अच्छे से एक्ट कर रही थी। तभी हमें दिखाया जाता है एक फ्लैशबैक। जब इसके पेरेंट्स ने इसे गोद लिया था, ये उसके कुछ टाइम की बात है। वो खुश होती है कि इसकी मॉम डैड इसको अपनी रियल बेटी की तरह प्यार करते हैं, तो वो अपनी मॉम से प्रॉमिस करती है कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करूंगी, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी ताकि मैं तेनोजी फैमिली का नाम आगे बढ़ा सकूं। और उसकी मॉम बोलती है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम ये जरूर करोगी। और वो अपने डैड से भी प्रॉमिस करती है कि मैं बहुत ज्यादा फेमस बनूंगी ताकि हमारी कंपनी का नाम और भी ज्यादा आगे बढ़े। और उसके डैड को भी उस पर पूरा भरोसा होता है कि तुम हमारी कंपनी का नाम और भी ज्यादा आगे बढ़ाओगी। और बचपन से मीरे का बस यही सपना था कि वो अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाए, इसीलिए नहीं क्योंकि उसके पेरेंट्स उसे फोर्स करते हैं, पर इसीलिए क्योंकि लाइफ में बस एक बार उसे अपने पेरेंट्स के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही है। अब कहानी फिर से आती है प्रेजेंट में, जहाँ पर इनकी मीटिंग एंड हो जाती है और वो लड़का चले जाता है अपने घर। तब मीरे की मॉम उसकी तारीफ करती है कि तुमने तो बहुत ज्यादा अच्छा एक्ट करा, तुम्हें देख के लग ही नहीं रहा था कि तुम नर्वस हो। और उसके बाद उसकी मॉम उससे पूछती है सबसे जरूरी सवाल, आखिर तुम्हें वो लड़का लगा कैसा, क्या तुम उसे पसंद करती हो? और मीरे थोड़ी देर के लिए शांत हो जाती है और वो बोलती है कि वो लड़का सच में अच्छा था, वो एक अमीर परिवार से था, तो उसे हर चीज की नॉलेज थी कि उसे बात कैसे करनी है, उसे खाना कैसे खाना है। और भला हम और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं एक ऐसे लड़के से जो पैदा ही अमीर परिवार में हुआ हो। तब उसकी मॉम खुश हो जाती है, तो इसका मतलब तुम उसे पसंद करती हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पर तब मीरे बोलती है कि वो हर चीज में अच्छा है, पर फिर भी मुझे उसके साथ वो कनेक्शन फील नहीं हुआ जो मुझे होना चाहिए था। हाँ, मानती हूँ कि वो हर चीज में परफेक्ट है, पर ये अच्छी चीज नहीं है। लाइफ में कपल्स को एक दूसरे को आगे बढ़ाना चाहिए ताकि वो एक दूसरे को मोटिवेट कर सके और एक दूसरे को नई नई चीजें सिखा सके। पर मैं ऐसे लड़कियों को क्या ही सिखाऊंगी जो पहले से ही परफेक्ट है और शायद कई चीजों में मुझसे भी कहीं ज्यादा बेहतर। और यहाँ पर इनडायरेक्टली वो इत्सुकी की बात कर रही थी और उसकी मॉम ये चीज पकड़ लेती है और वो उससे पूछती है अगर हम इस लड़के को और इत्सुकी को कंपेयर करें तो तुम उन दोनों में से किसे चुनोगी? और बेचारी पैनिक हो जाती है। वो बोलती है कि अचानक से इत्सुकी बीच में कहाँ से आ गया? तब उसकी मॉम बोलती है कि मैं तो बस क्यूरियस हूँ, मैं बस जानना चाहती हूँ कि तुम उन दोनों में से किसे चुनोगी। और तब वो उसके बारे में बात करने लग जाती है कि इत्सुकी वो किसी चीज में भी परफेक्ट नहीं है। जब हम पहली बार मिले थे तब तो उसे खाना खाना भी ढंग से नहीं आता था, पर उसमें एक सीखने की आग है, वो बाकियों से बहुत ज्यादा जल्दी सीखता है, वो हर बार तैयार रहता है नई नई चीजें सीखने के लिए और उसी की वजह से मैं भी और मेहनत कर पाती हूँ। तब उसकी मॉम फिर से बोलती है तो तुम्हें और लाइफ में चाहिए ही क्या? मेरे ख्याल से तो इत्सुकी ही तुम्हारे लिए परफेक्ट है। फिर उसकी मॉम और पूछती है क्या तुम मुझे उसकी फैमिली बिजनेस के बारे में बता सकते हो? फिर मीरे बता देती है कि उसके पेरेंट्स आईटी कंपनी में काम करते हैं जो कोनोहाना फैमिली के अंडर आती है। तब उसकी मॉम बोलती है क्या सच में वो कोनोहाना कंपनी के लिए काम करते हैं? उसे देख के ऐसा लगता तो नहीं, क्योंकि वो दिल का बहुत ही ज्यादा साफ और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। यूजुअली अमीर लोग ऐसे नहीं होते। तब मीरे बोलती है वो शायद इसीलिए क्योंकि वो पैदा अमीर नहीं हुआ था। उसकी मॉम थोड़ा कंफ्यूज होती है। तब मीरे उसे बोलती है कि जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये बस हमारे बीच में ही रहेगा, और वो उसे पूरी सच्चाई बता देती है कि दरअसल इत्सुकी भी अडॉप्टेड है, ठीक मेरी तरह, और यही रीजन है कि मैं उसकी और भी ज्यादा मदद करना चाहती हूँ। पर अब उसकी मॉम थोड़ा हैरान थी और थोड़ी कंफ्यूज भी। वो बोलती है कि ये तो बड़ी अजीब बात है, क्योंकि मैंने तो आज तक नहीं सुना कि कोनोहाना ग्रुप में कोई ऐसा काम करता है जिसने किसी लड़के को अडॉप्ट करा हो। ये कोई छोटी बात नहीं है, अगर ऐसा होता तो हमें पक्का पता होता। और मेरी थोड़ी देर के लिए हैरान होती है, अगर ऐसा था तो उसने मुझसे झूठ क्यों बोला? आखिर मॉम कहना क्या चाहती है? और ये सीन यहीं पर कट हो जाता है और अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे, जहाँ पर हिनाको और इत्सुकी स्कूल के लिए निकल रहे होते हैं। पर स्कूल के जाते समय ही हिनाको बोलती है कि आज मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है। पर इत्सुकी उसे समझाता है कि तुम्हें उठे हुए तो अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ, तुम्हें अभी से नींद आ रही है। पर जैसे ही ये अपने मेंशन के गेट को क्रॉस करते उससे पहले ही सुजुने उन्हें रोक लेती है और वो बोलती है कि यहाँ पर इंट्रूडर है, और पूरे गार्ड्स हिनाको को प्रोटेक्ट करने लग जाते हैं, पर उन्हें कोई नहीं मिलता। और सुजुने बोलती है कि बहुत ही अजीब बात है, मेरे इंस्टिंक्ट्स कभी गलत नहीं होते, मैं श्योर हूँ कि कोई हम पे नजर रख रहा था। पर जब उन्हें कोई नहीं मिलता
तो वो स्कूल के लिए निकल जाते हैं और वो स्कूल में जाते हुए देखता है अपने लॉकर रूम में एक लेटर और वो ब्रश करने लग जाता है कि क्या किसी लड़की ने मेरे लिए लव लेटर छोड़ा है, जहाँ पर तो सभी अमीर बच्चे पढ़ते हैं, तो आखिर ऐसी कौन सी लड़की है जो मेरे प्यार में पड़ गई। तो वो लेटर लेके अकेले में पढ़ता है, पर वो लव लेटर नहीं था, वो था एक चैलेंज लेटर जिसपे किसी का नाम नहीं लिखा था। ये था एक कैंडो चैलेंज। उस पे नाम ना होने के बावजूद भी वो समझ जाता है कि ये लेटर किसने लिखा है, क्योंकि वो राइटिंग को पहचान चुका था और उसका अंदाजा सही था। ये लिखा था मिरे ने, जो कि डोजो में उसका इंतजार कर रही थी पूरी यूनिफॉर्म पहन के। तब वो अंदर आते हुए बोलता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि ये क्या था, तुमने मुझे चैलेंज क्यों करा, क्या ये भी हमारी ट्रेनिंग का कोई हिस्सा है। तब वो उसे बोलती है कि ये सब बातें बाद में, पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुमने मुझसे झूठ बोला है। तब वो ऐसा एक्ट करता है कि जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो बोलता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या बोल रही हो। और तब वो उसे दिखाती है एक फोटो जो कि होती है हिनाको के साथ। वो बोलती है कि ये क्या चीज है, तुमने कहा था कि तुम्हारे पेरेंट्स आईटी कंपनी में काम करते हैं और तुमने मुझसे ये भी कहा था कि तुम्हारी हिनाको से ज्यादा बातचीत नहीं है, तो तुम उसके घर में क्या कर रहे थे। मैंने आज तुम्हें उसके घर से बाहर निकलते हुए देखा, तो इसका मतलब जब सिजुने ने कहा था कि कोई उन पे नजर रख रहा है तो वो मिरे ही थी। तब मिरे बोलना कंटिन्यू करती है और वो बोलती है, बात बस इतनी सी नहीं थी, आज लंच टाइम में भी मैंने तुम्हें देखा था, तुम हिनाको के पीछे पीछे पुरानी बिल्डिंग पे चले गए थे। मैं आज पूरे दिन तुम्हारा पीछा कर रही थी, तुमने कहा था कि तुम्हारा उस हिनाको से कोई रिश्ता नहीं है, तुमने मुझे धोखा दिया। और उसको देख के ऐसा लग रहा था कि वो अभी रो ही देगी, पर वो अपनी कैंडो स्टिक उठाती है और बोलती है कि तैयार हो जाओ, मैं इस धोखे के लिए तुम्हें कभी भी माफ नहीं करूंगी। और वो उस पे पागलों की तरह अटैक करने लग जाती है, क्योंकि वो इस बार सच में सीरियस थी, क्योंकि वो इत्सुकी को अपना दोस्त मानती थी, पर उसे नहीं पता था कि ये उस हिनाको के साथ मिला हुआ है। हाँ, उसे ये तो पता था कि इसके पेरेंट्स हिनाको की कंपनी में काम करते हैं, पर फिर भी इसने कभी ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये हिनाको को इतनी पर्सनली जानता होगा। और ये तो हम जानते ही है कि कोनोहाना कंपनी और तेनोजी कंपनी बहुत बड़े राइवल्स हैं। और अब उसके आंखों से आंसू भी निकलने लग जाते हैं। वो बोलती है कि मैंने तुम पे भरोसा करा था, मैंने तुम्हें अपने सारे के सारे सीक्रेट्स बता दिए कि मैं अडॉप्टेड हूँ और किस तरह मैं हमेशा अकेली रहती थी, बस इसीलिए क्योंकि मुझे लगा तुम मुझे समझ सकते हो। पर बस सच्चाई तो ये थी कि तुम बस उस हिनाको के साथ मिलके मेरा मजाक बना रहे थे। और वो उस पे अटैक करना जारी रखती है। वो बोलती है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, तुमने झूठ बोला कि तुम अडॉप्टेड हो, दरअसल तुम शुरू से ही उस हिनाको के साथ मिले हुए थे। तब इत्सुकी बोलता है कि प्लीज मुझ पे भरोसा करो, मैं तुम पे कभी भी नहीं हंसूंगा, तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। हाँ, ये बात सच है कि मैं कोनोहाना फैमिली के साथ इन्वॉल्व हूँ, पर फिर भी इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे साथ बस इसलिए हूँ ताकि मैं तुम्हें नीचा दिखा सकूं या फिर मैं तुम्हारा यूज कर सकूं। मैं तुम्हारे साथ बस टाइम स्पेंड इसलिए करता था क्योंकि वो करने में मुझे अच्छा लगता था, तुम मेरी दोस्त हो। पर इस बार मेरे उस पे भरोसा नहीं करती। वो बोलती है कि अब अपना झूठ बोलना बंद करो, और उसकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। और वो रोते हुए बोलती है कि मैंने अपनी जिंदगी में अपने मॉम डैड के अलावा बस तुम पे ही भरोसा करा। मुझे फाइनली लगने लगा था कि शायद मुझे भी एक अच्छा दोस्त मिल चुका है, पर मैं गलत थी। तुम तो बस मेरा यूज करना चाहते थे ताकि इससे कोनोहाना फैमिली को फायदा हो। और वो उस पे पूरी पावर से अटैक करती है, पर इत्सुकी उसकी कैंडो स्टिक बीच में ही रोक देता है और वो उससे बोलता है कि प्लीज आखिरी बार मेरी बात सुन लो। और वो उसे सारी की सारी कहानी बता देता है कि किस तरह इसके खुद के माँ बाप इसके पैसे लेके भाग गए थे और इसके पास स्कूल जाने के लिए पैसे नहीं थे, ना ही रहने के लिए घर, और ये कैसे मिला हिनाको से, और बाद में उन लोगों ने कैसे हायर करा इसे अपनी कंपनी में। हाँ, ये उसे सारी सच्चाई बता तो देता है, पर ये फिर भी उसे एक चीज नहीं बताता, हिनाको की रियल पर्सनैलिटी के बारे में, क्योंकि ये बात किसी को भी पता नहीं होनी चाहिए। और फिर वो मिरे से बोलता है, तो यही थी मेरी पूरी कहानी। हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला कि मैं अडॉप्टेड हूँ, पर मैंने बस ऐसा इसीलिए करा ताकि तुम्हें यकीन हो जाए। अब मिरे शांति से उसकी बातें सुनती है। वो बोलती है कि तुम्हारी कहानी पे यकीन करना तो मुश्किल है, पर फिर भी अब चीजें ज्यादा सेंस बना रही है। तब वो उसे एक कॉन मैन बुलाने लग जाती है जो कि लोगों को धोखा देता है। और अब इत्सुकी कुछ ज्यादा ही रिस्पेक्ट देके मिरे से बात कर रहा था और उसे ये चीज पसंद नहीं आती। वो बोलती है कि तुम मुझसे वैसे ही बात करो जैसे तुम पहले करा करते थे। तब वो बोलता है क्या तुमने मुझे माफ कर दिया, पर तब मिरे बोलती है वो डिपेंड करता है तुम पे, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी बस एक शर्त पे कि तुम आज के बाद से मुझसे कभी झूठ नहीं बोलोगे। हाँ, अगर तुम्हें कोई चीज मुझे नहीं बतानी तुम मुझसे ये बोल सकते हो कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर झूठ तुम उस
उसका सहारा नहीं लोगे? क्या मैं तुम पे भरोसा कर सकती हूँ? तब इत्सुकी बोलता है कि मैं वादा करता हूँ कि मैं हमारी दोस्ती एक झूठ की वजह से खराब नहीं होने दूंगा। और तब वो यहाँ से चली जाती है, उसे ये बोल के कि हम अपनी डांस क्लास कल से फिर से चालू करेंगे। पर तब इत्सुकी बोलता है शायद हम ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब वो मुझे शायद जॉब से निकाल दे। मेरे हैरान होती है, तुम्हारा मतलब क्या है कि तुम्हें वो जॉब से निकाल देंगे? तब इत्सुकी उसे समझाता है कि मुझे जॉब में रखने से पहले उनने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया था कि अगर मैंने किसी को भी बताया कि मैं हिनाको को जानता हूँ तो वो मुझे जॉब से निकाल देंगे, और मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता चुका हूँ। और इसके बाद वो मेंशन वापस चली जाता है। तभी वो मिलता है शिजुनो से और वो बोलता है कि मुझे आपको कुछ बताना है। और उल्टा शिजुनो तो उसका इंतजार कर रही थी कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। तब शिजुनो बोलती है कि मुझे पता है, मेरे पास आया था कॉल तेनोजी मिरे का। वो मुझसे कॉल पे भीख मांग रही थी कि मैं तुम्हें जॉब से नहीं निकालूं। उसने मुझे पूरी बात बता दी। और शिजुनो बोलती है कि मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें अपनी दोस्ती बचानी थी, और वो जो भी हुआ वो उसकी गलती की वजह से हुआ। और उसने वादा भी करा है कि वो अपना मुंह बिल्कुल नहीं खोलेगी। तो शायद इस डील में इतना फर्क ना पड़े, पर फिर भी मुझे हिनाको के डैड से बात करनी होगी। और ये सारी बातें हिनाको पीछे से सुन रही थी। वो बेचारी तो परेशान हो चुकी थी। उसे लग रहा था कि ये इसे फिर से जॉब से निकाल देंगे। तब वो हर बार की तरह अपनी लेजी और सैड वॉइस में पूछती है, क्या डैड सच में इसे निकाल देंगे? मैं नहीं चाहती कि ये इसे फिर से निकाल दे। पर शिजुनो बोलती है कि मुझे नहीं लगता कि वो उसे निकालेंगे। और तब बेचारी को चैन की सांस आती है और वो उसके पैर पे एक जोर की लात मारती है। और वो बोलती है कि तुमने मुझे डरा ही दिया था, तुम हर बार ऐसी हरकतें क्यों करते हो? तुम्हें पता है ना कि इस बार अगर डैड ने तुम्हें निकाल दिया तो मैं फिर से अकेली हो जाऊंगी। पर खैर वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ तुमने उसे सीक्रेट बताया क्यों? आखिर ऐसे क्या सिचुएशन हो गई थी? तब वो बोलता है कि मैं उससे झूठ नहीं बोलना चाहता था। वो हर बार मुझे अपने रियल दोस्त की तरह ट्रीट करती है। उसने अपनी लाइफ के सारे सीक्रेट मुझे बता दिए, तो भला मैं उससे झूठ कैसे बोल सकता था? और ये सुन के हिना को थोड़ी जेलस हो जाती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से देख रही है ये 24 घंटे बस मिरे की बातें करते रहता है। और वो इतनी जेलस थी कि उसके पास कहने के लिए कुछ शब्द थे ही नहीं। तो बस वो उसे ये बोलती है कि तुम में से बहुत गंदी बदबू आ रही है, और खुद वहाँ से चली जाती है। इत्सुकी बेचारा कंफ्यूज था कि अब इसे क्या हो गया, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? और अब पूरी प्रॉब्लम तो आ चुकी थी शिजुनो के ऊपर। वो बोलती है कि ये सब चीजें कैसे संभालेगी, क्योंकि अब वो धीरे धीरे समझने लगी थी कि हालात आगे कितने ज्यादा बिगड़ सकते हैं। तो फिर अगले दिन इत्सुकी जाता है मिरे के पास पढ़ने के लिए, और वो उसे अभी भी तमीज से बात कर रहा था। और वो बोलता है कि शिजुनो को कॉल करने के लिए शुक्रिया, अगर तुम नहीं होती तो वो मुझे जॉब से निकाल देते। तब मिरे बोलती है कि गलती उसमें मेरी ही थी, वो मैं ही थी जिसने तुम्हें फोर्स करा अपना सीक्रेट रिवील करने के लिए। पर एक बात थी जो उसे अभी भी खटक रही थी। दरअसल मैं तो उसे मिरे कह के बुला रहा था, पर जहाँ तक बात रही इत्सुकी की, वो इसको तेनोजी कह के बुलाता था, जो कि उसका लास्ट नेम है। और मिरे इसे कह के बुलाती थी तोमोनारी, जो कि इत्सुकी का लास्ट नेम है। तब मिरे बोलती है कि अब तो हम बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो तुम मुझे अभी भी तेनोजी कह के क्यों बुलाते हो? अब तो हमें अपना फर्स्ट नेम यूज कर लेना चाहिए। हाँ, पब्लिक में ऐसा करना थोड़ा ऑकवर्ड होगा, पर हम जब अकेले हो तब तो हम अपना फर्स्ट नेम यूज कर सकते हैं ना। और स्टार्ट करती है मिरे ही, वो उसे रेफर करती है एज इत्सुकी सान। तो इत्सुकी भी डिसाइड कर लेता है कि ठीक है, आज से मैं तुम्हारा फर्स्ट नेम यूज करूंगा। और वो उसे बुलाता है मिरे। और उसके मुंह से अपना नाम सुन के वो तो टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। और ये लगभग मैं अपनी सभी वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि फर्स्ट नेम यूज करने के बाद कैरेक्टर ब्लश करने क्यों लग जाते हैं। ऐसा बस इसीलिए क्योंकि जापान में फर्स्ट नेम बस वही यूज करते हैं जो बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। तो बेचारी तो ढंग से बोल भी नहीं पा रही होती। तब वो बात चेंज करने के लिए बोलती है कि मैं आज भी पूरे दिन तुम पे नजर रख रही थी कि किस तरह तुम हिनाको की केयर करते हो। तुम हर 5 मिनट बाद उसकी तरफ देखते हो, कहीं उसे किसी चीज की जरूरत न पड़ जाए। वो सच में बहुत लकी है कि उसे भी एक ऐसा दोस्त मिला है जो उसकी इतनी परवाह करता है। अगर सच बताऊं तो मैं उससे थोड़ी सी जेलस हूँ। फिर वो बोलती है कि उस दिन तुमने मुझे ये बात नहीं बताई थी कि तुम उस ओल्ड बिल्डिंग में करने क्या गए थे। कहीं तुम्हारे और हिनाको के बीच में कुछ चल तो नहीं रहा? क्योंकि भला कोई ओल्ड बिल्डिंग में क्यों ही जाएगा? मुझे शक है कि तुम उधर कपल वाली हरकतें करते होगे। तब वो समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस साथ में लंच करते हैं ताकि हम किसी की नजरों में ना आ जाए। पर तब उसे याद आता है कि अगर देखा जाए मेरे पूरी तरह से गलत नहीं है, क्योंकि वो वहाँ पर एक दूसरे को खाना खिलाते हैं और कई बार तो वो उसकी लैब पे बैठ के सो भी जाती है, जो कि पूरी तरह से
से कपल वाली हरकतें हैं। अब ये मीरे से झूठ तो नहीं बोल सकता था क्योंकि इसने वादा करा था। तब ये बोल देता है कि माफ करना, मैं इसके बारे में तुम्हें नहीं बता सकता। तब वो उसे फोर्स नहीं करती जानने के लिए, पर वो अपने आप को तसल्ली देने के लिए बोलती है चलो कोई बात नहीं, वैसे भी वो तुम्हारी पक्की दोस्त नहीं है, तुम उसके साथ बस इसलिए हो क्योंकि तुम उसके एम्प्लॉय हो और इसने वादा करा था कि ये झूठ नहीं बोलेगा। तो वो बोलता है कि हमारा रिश्ता इससे थोड़ा ज्यादा है और वो गुस्सा हो जाती है कि आखिर तुम्हारा कहने का मतलब क्या है, तुम दोनों भला कितने क्लोज हो। तब वो बोलता है हाँ मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, पर हम घंटों तक बातें करते हैं। पर मीरे बोलती है इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि तुम बातें तो मेरे साथ भी करते हो, तो अभी ये दोनों इक्वल लेवल पे हैं। फिर वो बताता है कि दरअसल मैं उसके साथ खाना भी खाता हूँ उसके टेबल पे बैठ के। तब वो जेलस तो होती है, पर वो बोलती है चलो ये भी मैंने जाने दिया क्योंकि खाना तो तुमने मेरे साथ भी खा रखा है। पर बाद में वो बोलता है कि दरअसल कभी कभार मैं उसका सर भी पेट करता हूँ। और अब वो भड़क जाती है कि भला तुम ये कैसी जॉब कर रहे हो, आखिर कौन सा एम्प्लॉय अपने मालिक का सर से लाता है, ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है। तुमने आज तक मुझे तो हेड पेट नहीं दिया तो उसे क्यों मिल रहा है। पर वो उसे बोलता है कि इस चीज के पीछे भी रीजन है। तब मीरे फिर से बोलती है चलो ठीक है, मैं तुम्हें ज्यादा फोर्स नहीं करूंगी वो चीज बताने के लिए, पर अगर तुमने उसको हेड पेट दिया है तो मुझे भी हेड पेट चाहिए। मैं किसी चीज में भी उससे पीछे नहीं रहना चाहती। तो वो बिना किसी क्वेश्चन के सच में उसका हेड पेट कर देता है और वो फिर से ब्लश करने लग जाती है। और उसे सजा देने के लिए वो उसे बहुत ज्यादा होमवर्क दे देती है करने के लिए। ये सारे के सारे टेस्ट पेपर उसे एक दिन में सॉल्व करने होंगे। शायद एक दिन मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया क्योंकि इसे हर एक पेपर 5 मिनट में सॉल्व करना होगा, जो कि नियरली इम्पॉसिबल था क्योंकि वो सवाल बहुत ज्यादा मुश्किल थे। पर मेरे बोलती है कि अगर तुम्हें टॉप 50 में आना है तो तुम्हें इतना तो करना ही होगा और ऐसे ही तुम अपने गोल को रीच कर पाओगे। और पढ़ने के बाद इसके बाद ये जाते हैं डांस क्लास में, जहाँ पर भी इत्सुकी अच्छा ही कर रहा था। अब वो मेरे के साथ इतना बिजी रहता था कि वो अपने दूसरे दोस्तों से मिल ही नहीं पाता था। उसका पूरा दिन बस उसी के साथ जाता है। पर उसके दोस्त भी बोलते हैं कि हमें देख के अच्छा लग रहा है कि तुम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, पर बीच बीच में तुम्हें ब्रेक भी लेना चाहिए, वरना ऐसे तो तुम पागल हो जाओगे। और तब वो सोचने लग जाता है मीरे के बारे में कि अगर देखा जाए तो मीरे भी कितनी मेहनत कर रही है, पहले से भी ज्यादा पढ़ रही है और मेरी वजह से उसे और ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, चाहे वो अकेले में रेस्ट करती भी है या फिर नहीं। तो जब अगले दिन वो फिर से उसके पास जाता है, वो नोटिस करता है कि ये फिर से खोई खोई लग रही है। क्या ये इसके पढ़ाई के स्ट्रेस की वजह से हुआ है या फिर कोई और रीजन है। फिर बाद में मेरे उसे बताती है कि आज से हमारी डांस क्लास नहीं होगी क्योंकि हमारे एग्जाम आने वाले हैं, तो हमें सारा फोकस अपनी पढ़ाई पे लगाना होगा। और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि तुम्हें इतनी प्रैक्टिस की अब जरूरत है क्योंकि तुम बाकी लोगों से ज्यादा जल्दी सीखते हो, चाहे वो पढ़ाई की बात हो या फिर डांस की। और मुझे ऐसे लोग पसंद आते हैं जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं। अब इनडायरेक्टली ही सही इसने एडमिट कर लिया था कि वो उसको पसंद करती है, पर वो अपने आप को डिफेंड करने लग जाती है कि मेरा मतलब वैसा नहीं था, मैं बस तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ तुम्हारे हार्डवर्क के लिए। तब वो उससे पूछता है कि तुम कुछ दिनों से फिर से खोई खोई लग रही हो, क्या कुछ बात हुई है। फिर वो उसे सच्चाई बता देती है कि दरअसल जो मेरा फियांसे है वो यहाँ से बहुत दूर रहता है, तो अगर एक बार हमारी एंगेजमेंट हो गई तो शायद मुझे ये स्कूल छोड़ के जाना होगा ताकि मैं उसके क्लोज रह सकूं, उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकूं। पर इत्सुकी बोलता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, एक ऐसे लड़के के लिए स्कूल छोड़ना जिसे तुम अच्छे से जानती तक नहीं हो। फिर वो बोलती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर मैं उससे शादी करूंगी तो उससे मेरी डैड की कंपनी को फायदा होगा और उस लड़के की कंपनी को भी, तो मेरा ऐसा करना जरूरी है। और यही रीजन है कि मैं पहले से भी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास आखिरी चांस है उस हिनाको को हराने का। मैं चाहती हूँ कि इस बार के एग्जाम में मैं फर्स्ट आऊँ और सच में ये तो मैं भी चाहता हूँ कि एक बार मेरे उसे हरा दे। ऐसा नहीं है कि मैं हिनाको से हेट करता हूँ या फिर वो मुझे पसंद नहीं है, पर फिर भी मेरे सच में डिजर्व करती है एक बार जीतना क्योंकि वो सच में बहुत ज्यादा मेहनत कर रही है। और इत्सुकी अपनी ही सोच में पड़ जाता है। वो सोचता है कि मेरे सच में कितनी अलग है। अगर हम बात करें नारिका की या फिर हिनाको की, वो दोनों भी अपना बेस्ट देती हैं, पर वो मदद मांगने से कभी पीछे नहीं हटती। पर मेरे इसने सारा बोझ अपने कंधों पे उठा लिया है और ये दूसरों से मदद मांगकर उन्हें परेशान भी नहीं करना चाहती। पर उसका दोस्त होने के नाते ये ऐसा नहीं होने दे सकता, उसको इसकी मदद करनी ही होगी। तब वो उससे एक सवाल पूछता है, क्या तुम उस लड़के को पसंद करती हो? क्या तुम उससे शादी करना भी चाहती हो या फिर नहीं? मुझे सच सच बताओ, तुमने कहा था कि हम कोई भी सीक्रेट नहीं रखेंगे या फिर एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे।
और ये तो हम सभी जानते हैं कि मेरे ये शादी करना नहीं चाहती, पर वो एक स्माइल करती है कि हाँ मैंने कहा था कि हम एक दूसरे से झूठ नहीं बोलेंगे, पर माफ करना इसका जवाब मैं तुम्हें नहीं दे सकती। और वो उसे फोर्स नहीं करता। और जब वो घर जाता है तो वो सोचने लग जाता है मीरे के बारे में, क्या सच में वो उसे छोड़ के चली जाएगी? अगर ऐसा हुआ तो इत्सुकी को सच में बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। और दूसरे रूम में हमें दिखाया जाता है कि हिना को चांद की तरफ देख रही होती है और वो बहुत ज्यादा उदास लग रही थी, शायद इसीलिए क्योंकि इत्सुकी और उसके बीच की दूरियां बढ़ती जा रही हैं। और धीरे धीरे ही सही मीरे ने इत्सुकी को उससे छीन लिया। अब अगले दिन इत्सुकी फिर से जाता है उसके साथ पढ़ने के लिए, पर इस बार उसका पढ़ाई पे ध्यान नहीं था क्योंकि उसे पता था कि जल्दी ही मीरे उसे छोड़ के चली जाएगी। तब वो उससे बोलता है कल तो हमारी स्कूल की छुट्टी है ना, तो कैसा रहेगा कि कल का दिन तुम मेरे साथ बिताओ, पढ़ने के लिए नहीं बल्कि घूमने के लिए। मुझे पता है कि तुम अडॉप्टेड हो, पर तुम्हारे मॉम डैड ने तुम्हें बचपन में ही गोद ले लिया था, तो तुम्हें नहीं पता कि नॉर्मल लोग जिंदगी कैसे जीते हैं। तो मेरे ख्याल से कल मुझे तुम्हें पूरा शहर घुमाना चाहिए और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि नॉर्मल लोग कैसे टाइम स्पेंड करते हैं। तब मीरे बोलती है हाँ वैसे मैंने इसके बारे में बहुत बार सोचा तो है, पर तुम्हें पता है ना कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे अपनी पढ़ाई पे फोकस करना होगा, क्योंकि अगर मैंने इस बार हिनाको को नहीं हराया तो मैं उसे अपनी पूरी जिंदगी में नहीं हरा पाऊंगी, ये मेरा आखिरी मौका है। तब इत्सुकी बोलता है अगर तुम अपने आप पे इतना प्रेशर दोगी तो तुम अपना 100% नहीं दे पाओगी, तो मेरे ख्याल से कल हमें बाहर घूमने जाना चाहिए, बस मैं और तुम। फिर वो एक स्माइल करके बोलती है ठीक है मैं कल तुम्हारे साथ चलूंगी। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, और जहाँ तक बात रही अगले एपिसोड की तो वो आपको अगले संडे देखने के लिए मिल जाएगा। और हाँ एक और चीज, मैंने अपने सेकंड चैनल पर लव अनसीन बीनीथ द क्लियर नाइट स्काई के एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 7 तक एक ही पार्ट में अपलोड कर दिए हैं, तो आप वो भी चैनल पे जाके देख सकते हैं, और अगर हो सके तो उसे भी पूरा देख लेना।